तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है बच्चों एसिड बेस एंड सोल्ट। देखो बच्चों ये प्रत्येक टॉपिक से इस चैप्टर के, जिसमें पहला टॉपिक है बच्चों एसिड एंड बेस। इसमें हम समझेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अगला टॉपिक है बच्चों इंडिकेटर। इसमें हम समझने वाले हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं और अगले टॉपिक में समझेंगे कि इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, यानी एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, और बेस जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। अगले टॉपिक में समझने वाले हैं। अगला टॉपिक है बच्चों एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी एसिड है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। अगला टॉपिक है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अगला टॉपिक है बच्चों एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, यानी जब एसिड है वो रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो वो किस प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं, डिटेल से समझने वाले हैं। एसिड हमेशा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। कौन? एसिड। क्यों नहीं करता इसको हम डिटेल से समझेंगे। जबकि बच्चों बेस है वो हमेशा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, बेस मेटल ऑक्साइड के साथ नहीं करता, बेस हमेशा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करता है, जबकि एसिड वो मेटल ऑक्साइड के साथ करता है। तो इसकी क्या कहानी है पीछे की, हम डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड की और बेस की प्रॉपर्टी क्या है और डाइल्यूशन समझने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है और इसका डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है पीएच का, अगले टॉपिक में समझेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों सम सॉल्ट इन डेली लाइफ यूज। कुछ सॉल्ट होते हैं जिनका डेली लाइफ में हम बहुत सारा यूज करते हैं। तो कितने सॉल्ट दे रखे हैं आपकी बुक में, 6 सॉल्ट दे रखे हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है NaCl। अगला टॉपिक बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है NaOH। जितने भी सॉल्ट है बच्चों 6 सॉल्ट है, इनके प्रत्येक को हम बनाने की विधि और इसके यूज पढ़ने वाले हैं। 2 ही चीज़ पढ़ेंगे प्रत्येक में, कैसे बनाया जाता है और इसके यूज क्या है। ठीक है, तो पहला सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। देखो सोडियम क्लोराइड बनाया नहीं जाता, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? खारे पानी की जो झीलें होती हैं वहाँ से। इसका यूज क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है और कैसे बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, कैसे बनाया जाता है। NaCO3 यह है बेकिंग सोडा। क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा। इसको कैसे बनाया जाता है और इसका यूज क्या है। फिफ्थ वाला बच्चों Na2CO3.10H2, इसका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। किसका है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है और इसका यूज क्या है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कहते हैं बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है एसिड एंड बेस। पहले हम पढ़ेंगे बच्चों एसिड। एसिड क्या होता है। देखो हम काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि एसिड क्या होते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है कि एसिड आर श्योर इन टेस्ट। एसिड स्वाद में कैसे होते हैं? श्योर होते हैं। श्योर मतलब खट्टे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। और चेंज द कलर, ये क्या करते हैं? चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये क्या करते हैं बच्चों? एसिड क्या करते हैं? ब्लू कलर के लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड में। अब आपका ये लिटमस टॉपिक है बच्चों, ये है इंडिकेटर का टॉपिक है। लिटमस क्या होता है? इंडिकेटर होता है। और इंडिकेटर क्या होता है ये हम इसमें समझेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इंडिकेटर क्या करते हैं? एसिड और बेस की पहचान करने में काम आते हैं। ठीक है, तो देखो जो लिटमस होता है वो 2 कलर के होता है। एक तो होता है बच्चों ब्लू कलर का और एक होता है रेड कलर का। अगर जिस सॉल्यूशन में आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल रहे हो, अगर वो ब्लू कलर का लिटमस रेड में चेंज हो गया तो वो सॉल्यूशन क्या बच्चों? एसिड है। ठीक है, अगर आप रेड वाला डाल रहे हो और वो ब्लू में चेंज हो गया तो वो क्या है बच्चों? वो है बेस। तो देखो ब्लू वाला चेंज हो गया रेड में, तो ये क्या करता है? चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी ब्लू जो लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाता है रेड में। इसका मतलब वो क्या है?
एसिड है। काफ़ी एग्जाम्पल है एसिड के एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे हाइड्रो क्लोरिक एसिड, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बच्चों HCl। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है। और ले लो नाइट्रिक एसिड, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला HNO3। और ले लो एसिटिक एसिड, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है CH3COOH। तो देखो मैंने ETC लगा देते हैं, वैसे काफ़ी सारे एसिड होते हैं। देखो मैंने 4 एसिड लिखा है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, और एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। तो ये क्या बच्चों, ये सारे एसिड हैं। हम अभी सिंपल डेफिनेशन पढ़े हैं कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या करते हैं, ब्लू कलर के लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड में। अभी सिंपल डेफिनेशन पढ़े हैं। अभी हम एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसके अनुसार, ओरेनियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके अनुसार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। अभी बेस पे आ जाओ बच्चों, बेस किसको कहते हैं, ठीक है। बेस इसका उल्टा ले लो, ये स्वाद में खट्टे होते हैं तो वो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। बेस क्या होते हैं, स्वाद में, बेस आर बीटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कैसे होते हैं, बीटर मतलब कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं, अभी मैंने बताया, चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। देखो बच्चों ये कलर का है, ये हम इंडिकेटर में डिटेल से समझेंगे। इतना समझो कि एसिड क्या होते हैं, ऐसे स्वाद में खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। अब कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि रेड में ब्लू में करते हैं या ब्लू को रेड में करते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ ABR से। हमेशा मैं कैसे याद रखता हूँ, ABR मन में याद रहता है, तो अपने आप ही मुझे समझ में आ जाता है कि ब्लू को रेड में कौन बदलता है या रेड को ब्लू में कौन बदलता है। A का मतलब बच्चों एसिड और B का मतलब ब्लू और रेड। एसिड है वो ब्लू को किस में बदल देता है, रेड में। तो एक याद हो जाएगा तो दूसरे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। OH लग जाए ना बच्चों, OH वो हमेशा हाइड्रोक्साइड होता है, और K लग गया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। O ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका क्या हो गया, सोडियम का हो गया Na और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH। O ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला हो गया CaOH का होल ट्वाइस। और ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मैग्नीशियम का Mg और OH का होल ट्वाइस। तो और भी है, ETC लगा दो, काफ़ी है। तो देखो बच्चों बेस के ये एग्जाम्पल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और भी एग्जाम्पल है, इतने लिखेंगे। ये तो थी बच्चों सिंपल डेफिनेशन जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की, वो ओरेनियस के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। ओरेनियस क्या कहते थे, ओरेनियस नाम का एक साइंटिस्ट था, वो एसिड और बेस के बारे में कुछ कहा था उन्होंने, ठीक है। क्या कहा था देखते हैं। अभी बच्चों एसिड और बेस कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो एसिड के बारे में ओरेनियस ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू ओरेनियस के अनुसार एसिड आर
गिव द H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। यानी एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस आयन देते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस का मतलब होता है बच्चों वाटर। एसिड वो होते हैं जिनको पानी में डालने पर H प्लस आयन दे। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताई, H2SO4, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिडिक एसिड CS3 COOH, और भी अभी एक एग्जांपल और रह गया, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो क्या ये इसके अनुसार एसिड है और इन इसके अनुसार ये एसिड है, क्या ये पानी में डालने पर H प्लस आयन देंगे, बिल्कुल देंगे। जैसे पहले ले लेते हैं H2SO4 को जब आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो ये आयनों में टूट जाएगा। कौन से, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। देखो कौन सा आयन दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, ठीक है। और दूसरा देखो, ये ले लो HNO3, जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये भी आयनों में टूट जाएगा, H प्लस और NO3 माइनस। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें केवल H प्लस से मतलब है। तो देखो H प्लस दे रहा है ये देखो अगला वाला CS3 COOH, ठीक है। जब इनको आप इसको पानी में डालोगे तो भी आयनों में बढ़ जाएगा, ये वाला H प्लस में बढ़ जाएगा इधर वाला, और इधर वाला ये वाला CS3 COO माइनस। तो देखो ये इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें H प्लस से है। अगला देखो HCl ले लो, तो इसको मैंने पानी में डाला तो ये भी आयनों में बढ़ जाएगा H प्लस और Cl माइनस। तो देखो आपने देखा कि प्रत्येक ये एसिड है, तो प्रत्येक को देखो मैंने पानी में डाला तो देखो ये भी H प्लस आयन दे रहा है, 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 ठीक है। तो ओरेनिस के अनुसार यही डेफिनेशन है, जिनको पानी में डालने पर वो क्या दे, H प्लस आयन दे, तो वो क्या होते हैं बच्चों, वह एसिड होते हैं। ये तो थी एसिड की डेफिनेशन ओरेनिस के अनुसार। बेस की क्या डेफिनेशन थी, बेस की डेफिनेशन थी देखो, वो H प्लस आयन नहीं देंगे, क्या देंगे, वो देखिए OH माइनस आयन। ओरेनिस के अनुसार ऐसे कंपाउंड्स जो पानी में डालने पर OH माइनस आयन दे, यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, कौन कौन से, जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या ये बेस है सारे के सारे, क्या ये OH आयन देंगे पानी में डालने पर, बिल्कुल देंगे। कैसे, KOH है, इसको आप पानी में डालोगे तो ये देगा K प्लस और OH माइनस। अब देखो यहाँ पे H प्लस तो नहीं है, अगर H प्लस आ जाता तो ये बेस हो जाता, सॉरी एसिड हो जाता, लेकिन H प्लस नहीं है, H प्लस के अलावा कोई भी आओ। अब देखो एसिड और बेस एक तो H प्लस के अनुसार होगी और एक OH माइनस के अनुसार होगी। H प्लस के अनुसार तो एसिड होगा, अगर ओरेनिस की डेफिनेशन है तो H प्लस दे रहा है तो वो एसिड होगा, अगर OH दे रहा है तो वो बेस होगा, OH माइनस दे रहा है तो वो बेस होगा। तो देखो यहाँ पे H प्लस नहीं है, ये K प्लस है, हमें H प्लस से मतलब है, तो K प्लस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे OH माइनस दे रहा है, तो ये क्या है बच्चों, ये बेस है। क्या है, बेस है। इसको लेके देखते हैं, देखो NaOH, इसको आप पानी में डालोगे तो ये क्या देगा, Na प्लस, ये आयनों में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस। तो देखो क्या ये OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो देखो ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। इसको लेके देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, इसको पानी में डालोगे तो देखो ये क्या देगा, कि Ca प्लस, ठीक है, और ये देगा 2 प्लस आएगा, Ca2 प्लस प्लस OH माइनस, तो आयनों में टूट गया। इसको आप डालोगे पानी में तो ये भी क्या देगा, Mg2 प्लस, Mg के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा और ये देगा OH माइनस। तो देखो आपने देखा इसमें प्रत्येक को, अगर प्रत्येक को आपने पानी में डाला तो ये भी OH माइनस दे रहा है, ये भी OH माइनस दे रहा है, ये भी OH माइनस दे रहा है, ये भी OH माइनस दे रहा है। तो ये सभी क्या है, ओरेनिस के अनुसार बेस है। तो आपने क्या सीखा, एसिड, देखो श्योर टेस्ट, बिटर टेस्ट, ये तो आप छोटी क्लास में सीख के आए हो, लेकिन आज की क्लास में आपने क्या सीखा एसिड और बेस के बारे में, कि ओरेनिस के अनुसार कि एसिड वो होते हैं जो पानी में डालने पर H प्लस आयन दे, वो एसिड है, और जो OH माइनस आयन दे वो क्या है बच्चों,
बेस है। ठीक है, तो ये बच्चों पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर्स, देखो इंडिकेटर आपको बता दूं कि एसिड होता है, बेस होता है, वो सारे के सारे कलरलेस होते हैं। जैसे जैसे KOH है ना, NaOH, HCl, H2SO4। इसमें देखो बच्चों 2 बेस और 2 एसिड है। ये बेस है क्योंकि ये OH आयन देंगे, जबकि ये 2 एसिड है क्योंकि ये H+ आयन देंगे। ठीक है, तो ये 4 सॉल्यूशन है मेरे पास। अब ये चारों के चारों कलरलेस है बच्चों। कैसा है? कलरलेस। ठीक है, ये चारों के चारों कलरलेस है। आप कैसे पता करोगे कोई एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है? चारों के चारों पानी जैसे कलर के हैं ये, तो आप कैसे पता करोगे कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? तो कैसे पता करोगे? हम इंडिकेटर से पता करेंगे। आप कहोगे सर चख के देख लेते हैं, जो खट्टे होंगे, स्वाद में जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो कड़वे होते हैं वो बेस होते हैं। बेटा अगर चख के देखे, अगर इनमें मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको बता दूं जो तेजाब होता है, तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो H2SO4। अगर आपने चखने की कोशिश करी, अगर आपने ये देखा कि चख के देख लेते जो खट्टा होगा वो एसिड है ना, तो आपने मान लो उस एसिड के अंदर या नो इनमें से देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपने चखा सल्फ्यूरिक एसिड को, तो आप कभी चखने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, तो आप चख के नहीं बता सकते कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस होता है। ये खतरनाक होते हैं बच्चों, ये आपकी स्किन के लिए खतरनाक है। अगर आप इसको चख के देखोगे तो आपको खतरा हो सकता है। ठीक है, तो आप इनको चख के नहीं बता सकते कभी भी एसिड कौन सा, बेस कौन सा। तो फिर बिना चखे हम कैसे पता करें कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है? तो वहां पे बच्चों काम आते हैं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं? एसिड और बेस की पहचान करने में काम आते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इंडिकेटर आर दोज सब्सटेंस that color of its color of change, its color and odor change, its color and odor change in the acid and basic media। यानी एसिड क्या होते हैं, सॉरी इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वह सब्सटेंस होते हैं जिनका कलर और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों गंध। क्या होती है? गंध। एसिड और बेस में डालने पर, एसिड और बेस में डालने पर जिनका कलर या उसकी गंध चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं बच्चों इंडिकेटर। जैसे अभी मैंने लिटमस बताया था, लिटमस आप बिना चेक के बता सकते हो एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर ब्लू रेड में चेंज हो जाता है, देखो एक लिटमस पेपर आता है इतना बड़ा, इतना ही बड़ा आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता, इतना ही बड़ा। ठीक है, एक है ब्लू कलर का, एक होता है बच्चों ब्लू कलर का होता है, ये मान लेते हैं ब्लू कलर का है, और एक होता है बच्चों रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर का। अगर ब्लू वाला चेंज हो रहा है, आप उस सॉल्यूशन में डिप करके देखोगे, ब्लू वाले को डिप करके देखोगे, अगर ये डिप करने के बाद में ब्लू वाला किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया, तो ये क्या है? क्या है? ये एसिड हो जाएगा। अगर ब्लू रेड में चेंज होता है तो वो क्या है बच्चों? एसिड है। ब्लू अगर रेड में चेंज होता है तो वो एसिड। आपने बिना चेके बता दिया कि एसिड कौन सा है। ठीक है, अगर रेड वाला को आप डिप करोगे किसी सॉल्यूशन में, अगर रेड वाला ब्लू में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है? ब्लू में, तो आप कहोगे कि वो क्या है? बेस है। बिना चेके आपने बता दिया कि बेस है। तो ये लिटमस पेपर क्या है बच्चों? वो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका गंध या ऑर्डर, सॉरी गंध या क्या चेंज हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है एसिड और बेसिक मीडिया में, उसको कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर बच्चों 3 प्रकार का होता है। इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। पहला होता है बच्चों नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा होता है बच्चों ऑल फैक्टोरी इंडिकेटर।
इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार का। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा होता है ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर। इसमें भी एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं, इससे भी एसिड बेस की पहचान कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल इंडिकेटर नाम से पता चल रहा है, ये क्या? फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर, ये नेचर में पाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया लिटमस पेपर, पहला एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल लिटमस पेपर। अभी मैंने बताया था दो कलर के लिटमस पेपर आते हैं, ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, पहला हो गया। दूसरा बच्चों टर्मेरिक, टर्मेरिक, टर्मेरिक भी बच्चों जैसे हल्दी होती है, हल्दी, हल्दी भी बच्चों एक प्रकार का इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। कभी आपने देखा होगा कि सफ़ेद कपड़े के ऊपर हल्दी गिर जाती है, फिर उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो वो हल्दी का कलर रेड हो जाता है। तो साबुन में क्या है बच्चों? बेस होता है। साबुन में क्या होता है? बेस होता है। तो हल्दी का कलर हल्दी का कलर येलो से रेड हो गया, क्या लगाने पर? साबुन लगाने पर। जैसे मतलब हल्दी साबुन मतलब बेस के संपर्क में आते ही जो हल्दी का येलो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है? रेड में कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर, तो ये नेचर में नहीं पाया जाएगा, ये इंसानों के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, मेड बाय ह्यूमन, मेड बाय ह्यूमन, यानी लैब के अंदर इसको बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसके 2 प्रकार के सिंथेटिक इंडिकेटर है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है बच्चों फिनोल्फ्थेलिन, नाम याद करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन। दूसरा बच्चों मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये 2 प्रकार के इंडिकेटर। अभी मैं आपको बेसिक एक एक्टिविटी भी करा के बताऊंगा, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। इसमें लिटमस है, इसमें 2 प्रकार के हैं, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। और ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर वह इंडिकेटर होते हैं, इसमें तो देखो कलर चेंज होता है जबकि इसमें गंध चेंज होती है। अभी मैंने बताया कि इंडिकेटर जिसमें कलर या गंध चेंज हो एसिड और बेस में डालने पर, वो है इंडिकेटर। तो इस दोनों में कलर चेंज होता है, जबकि ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर में क्या चेंज होता है? उसकी ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अनियन, आपको बता दूं कि प्याज का यूज हम ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, अभी इसकी एक एक्टिविटी भी है। दूसरा बच्चों क्लोव यानी लौंग, लौंग का यूज करते हैं। अगला है वेनिला, वेनिला का यूज भी हम किस में करते हैं? ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर में करते हैं। समझे होंगे इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टोरी। नेचुरल में है लिटमस पेपर और टर्मेरिक। टर्मेरिक को हम पढ़ते नहीं है, इसमें हम लिटमस को देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा लिटमस पेपर में 2 कलर के आते हैं, ब्लू और रेड। ब्लू रेड में चेंज हो जाता है एसिड है, और रेड ब्लू में चेंज हो जाता है बेस है। तो ये इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर 2 प्रकार के, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। इसको भी वही डिटेल से बताने वाला हूँ। अगला है बच्चों ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर, जिसमें ये इन दोनों से अलग है। इन दोनों में केवल कलर चेंज होता है, जबकि ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर में क्या चेंज होता है? ऑर्डर मतलब गंध चेंज हो जाती है। जैसे अनियन है, अनियन को एसिड में और बेस में डालने पर अनियन की जो गंध है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, क्लो यानी लौंग है, इसको आप एसिड और बेस में डालोगे तो इसकी गंध चेंज हो जाती है। तो हम गंध से पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो हमारा टॉपिक अगला भी हो गया टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो पहला हम लिटमस पेपर को लेके देखते हैं। पहले देख लिया था, फिर भी दोबारा से देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में, नेचुरल इंडिकेटर में क्या था बच्चों? एक एग्जांपल था कौन सा? लिटमस। लिटमस कितने कलर के आते हैं बच्चों? 2 कलर के। एक आता ब्लू कलर का, एक आता ब्लू कलर का लिटमस पेपर, और एक आता रेड कलर का लिटमस पेपर। ठीक है, अब मान लो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, 2 के अंदर मैंने एक में एसिड डाला हुआ है और एक में बेस डाला हुआ है। इसमें क्या है बच्चों? अब मुझे नहीं पता किस में एसिड है किस में बेस है। अब दोनों ही कलरलेस है,
दोनों का कल ए और बी, दो टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एक में एसिड और बेस है, एक में बेस है। अब मुझे नहीं पता किस में एसिड और किस में बेस है। दोनों का कलरलेस है, पानी जैसा कलर है दोनों का। आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। आप चक्के तो बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक है, चक्के तो बिल्कुल नहीं बता सकते। तो आपको दिया गया एक लिटमस पेपर। क्या दिया गया? आपको दिया गया एक लिटमस पेपर, दोनों लिटमस पेपर दिया गया, ठीक है। 3 कर लेते हैं, सॉल्यूशन 3 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ है। अब 2 के अंदर एसिड है, ऐसे मान लो 2 के अंदर एसिड है, एक में बेस है, या ऐसे मान लो 2 के अंदर बेस है, एक में एसिड है, कोई सा मान लेते हैं। चलो पहले ही मान लेते हैं कि 2 में एसिड है, एक में बेस है। तो कैसे पता करें? और आपको दिया गया एक लिटमस पेपर, 2 कलर के, ब्लू और रेड कलर का लिटमस पेपर दिया गया, पहचान करो। आपको कहा कि पहचान करके बताओ कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। चलो आपने क्या किया, पहले ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे आया, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। तो लिटमस पेपर आपने डिप किया यहाँ पे, कौन से कलर का? ब्लू कलर का, ठीक है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर आप इसमें डाले, डिप किया आपने, तो इतना डिप हुआ, देखो इतना डिप हुआ है, तो इतना इतना चेंज हो गया रेड में, इतना इतना किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया। चलो इसको उठा देते हैं, इतना इतना रेड में चेंज हो गया, इतना इतना रेड में चेंज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? जितना डिप हुआ उतना ही रेड में चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सॉल्यूशन में आपने ये देखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू वाला है, वो रेड में चेंज हो गया। इसका मतलब पहले वाला क्या है? पहले वाला है एसिड, आपने पहचान कर ली, पहले वाला एसिड है, ठीक है। दूसरे वाले में आओ, दूसरे वाले में आपने क्या किया? वही ब्लू लिटमस पेपर लेके आए, पहले ब्लू वाले से कर रहे हो आप। अब पहले वाले में तो पता चल गया कौन क्या है, एसिड है। दूसरे वाले में भी आप ब्लू पेपर लेके आ रहे हो, ब्लू लिटमस पेपर लेके आ रहे हो, ये लो, ये दूसरे वाले के अंदर भी ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, देखा कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, ब्लू का ब्लू है, ब्लू का क्या है? ब्लू है, नो कलर चेंज। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ब्लू रेड में चेंज हो जाता तो वो एसिड है, लेकिन ब्लू का कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये बेस है, ठीक है। फिर आपने अभी ब्लू वाले से कर रहे हैं, तीसरे वाले में आप ब्लू वाले लेके आए, तीसरे वाले में भी, तो तीसरे वाले में जितना आपने डिप किया उतना उतना ये रेड में चेंज हो गया। इसका मतलब ब्लू किस में चेंज हो गया बच्चों? ब्लू चेंज हो गया रेड में। इसका मतलब ये क्या है? एसिड है, ठीक है। तो 2 एसिड है और एक बेस है। अगर आप रेड वाला लेके आओ, सपोज करो यहाँ पे आप ब्लू की जगह रेड वाला लेके आ रहे हो, तो रेड वाला चेंज होगा इसमें, ठीक है। जितना आपने डिप किया है, जैसे मान लो आपने इतना इतना डिप किया है, तो इतना इतना किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। इतना इतना किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? ब्लू में चेंज हो जाएगा, ऐसे। तो ये क्या है? रेड चेंज हो गया ब्लू में। इसमें क्या हुआ? रेड चेंज हो गया किसमें? ब्लू में। तो ये क्या है बच्चों? बेस है। तो आपने देखो बिना इसको चखे आप बता दिया कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो ये है बच्चों लिटमस पेपर से बताया आपने। अगला देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर से। सिंथेटिक इंडिकेटर था, उससे देखते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आओ। दो प्रकार का एग्जाम्पल बताया था मैंने। पहला फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। कैसा कलर का होता है बच्चों? ये होता है कलरलेस। कैसा कलर का होता है? फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस होता है, पानी जैसा कलर होता है। और दूसरा था बच्चों मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, और नाम से पता चल रहा है ये किस कलर का होगा? ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। तो आपके पास दो प्रकार के सिंथेटिक इंडिकेटर है। एक तो मिथाइल ऑरेंज, पानी जैसा कलर होता है, इसका लिक्विड होता है, पानी जैसा कलर होता है। ये भी लिक्विड होता है, लेकिन कलर कैसा होता है इसका? ऑरेंज। वो बच्चों अभी लिटमस से देखा था, वो कोई लिक्विड नहीं था, वो क्या था? एक कागज जैसा था। जबकि ये दोनों क्या है बच्चों? ये है लिक्विड, जबकि ये है कलरलेस और ये है ऑरेंज कलर का। चलो पहले हम फिनोल्फ्थेलिन से देखते हैं एसिड बेस की कैसे पहचान कर सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। अभी आपको एक टेबल बना के बताऊंगा और इसका जवाब आप दोगे। 3 टेस्ट ट्यूब है, 4 में ले लेते हैं। 4 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ठीक है। 4 में आपने क्या डाल रखा है? चारों के अंदर आपने कुछ डाल रखा है। क्या डाल रखा है मुझे नहीं पता, एसिड है बेस है क्या है, चारों में है।
दो एसिड और दो बेस है, इतना जरूर बता सकते हैं कि दो एसिड है और दो बेस है। अब कौन सा एसिड है, ए बी एसिड है या सी डी बेस है या ए सी एसिड है या बी डी बेस है, कैसे पता करें? हम फिनोल्फथेलिन से देखेंगे। पहले किससे देखेंगे? फिनोल्फथेलिन से। आपने क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड है फिनोल्फथेलिन का, थोड़ा सा लिक्विड आपने इसमें डाला, ए वाले में डाला। अब ए वाले में इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, पानी इनका भी देखो सभी का कलर पानी जैसा है, दो एसिड और दो बेस है, सभी का कलर कैसा है? पानी जैसा है। ठीक है, आप चख के भी नहीं बता सकते और आप देख के भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप इस इंडिकेटर का यूज करोगे। पहला इंडिकेटर कौन सा? फिनोल्फथेलिन। आपने क्या किया, पहले टेस्ट ट्यूब में डाला फिनोल्फथेलिन, तो पहले के अंदर ये कलरलेस था, अब भी कलरलेस है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। तो जिस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं हो रहा फिनोल्फथेलिन, तो वो क्या है? वो बच्चों एसिड है। एसिड में फिनोल्फथेलिन का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है, तो वो एसिड है। ठीक है, इसमें डाला आपने, इसमें जो फिनोल्फथेलिन यानी कलरलेस था, जैसे आप फिनोल्फथेलिन डालोगे तो ये पिंक हो गया। कैसा हो गया? पिंक। तो ये क्या है बच्चों? बेस है। ठीक है, इसमें डाला आपने, ये भी पिंक हो गया, तो ये भी बेस है, इसमें पिंक हो गया। इसमें आप डाला तो कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, पानी जैसा कलर रहा, तो ये क्या है? एसिड। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि फिनोल्फथेलिन का जो कलर है वो एसिड में नो चेंज, जबकि बेस में चेंज हो जाता है। कैसा? पिंक कलर, पैल पिंक बोल सकते हो, पैल पिंक। आई बात समझ में? तो आपने देख लिया। अगला देखते हैं बच्चों, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज देखते हैं, इसी में देख लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज देखो कलर कैसा है? ऑरेंज कलर का। आपने क्या किया, सबसे पहले ए वाले में डाला, अब उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, उल्टा सुल्टा कर दिया। ए वाले में डाला आपने मिथाइल ऑरेंज को, किस कलर का? ऑरेंज कलर का। तो जैसे आपने ऑरेंज कलर के मिथाइल ऑरेंज को इसमें डाला ए वाले में, तो ऑरेंज कलर चेंज हो गया किसमें? रेड कलर में। किसमें चेंज हो गया? रेड में। तो इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड में चेंज हो जाए, ठीक है, यानी ऑरेंज कलर जो चेंज हो जाए रेड में, तो वो क्या है बच्चों? वो है एसिड। क्या है? एसिड। ठीक है, तो पहला पता चल गया एसिड है। दूसरा आपने क्या किया, इसमें डाला, तो इसमें क्या हुआ? दूसरे वाले में, पहले वाले में पता चल गया एसिड है। बी वाले में आओ, बी वाले में ऑरेंज कलर था, वो किस में चेंज हो गया? वो भी अभी भी रेड में चेंज हुआ, सपोज कर लो रेड में चेंज हो गया। तो ये भी क्या है बच्चों? दूसरा वाला एसिड है। ऑरेंज रेड में चेंज हुआ, ये भी एसिड है। तीसरे वाले में क्या किया आपने? जो ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज था वो चेंज हो गया बच्चों येलो में। किसमें? येलो में। तो ये पता चल गया बेस है। ठीक है, और चौथे वाले में अपने आप ही बेस में बदलेगा, यानी येलो में बदलेगा। ऑरेंज कलर है वो किस में बदलेगा? येलो में। तो ये क्या है? बेस है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि मिथाइल ऑरेंज का कलर है वो रेड हो जाए किसी सॉल्यूशन में डालने पर तो वो एसिड है, अगर वो येलो हो जाए तो वो क्या बच्चों? बेस है। ये है इंडिकेटर। बिना चखे इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका यूज हम करते हैं एसिड और बेस की पहचान करने में, उनको कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर 3 प्रकार के बताए मैंने। कौन सा? नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऑल्फैक्टरी में तो गंध चेंज होती है, और गंध मैं आपको कैसे बता सकता हूँ ऐसे? ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी डिटेल से बाद में समझेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारा एसिड रिएक्ट विद एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। पहले हम बात करेंगे एसिड रिएक्ट विद मेटल, फिर बात करेंगे बेस रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, तो चलो एक साथ उतार देते हैं पहला टॉपिक, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। और पहला इसमें उतारते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल। चलो बच्चों ध्यान रखना कि एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। कभी भी जब एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये देता है।
ठीक है, कभी भी बच्चों गैस निकले ना, प्रोडक्ट के रूप में गैस निकले तो आप एरो का चिन्ह लगाओगे ऐसे ऊपर की तरफ, यानी गैस लिबरेट हो रही है, इसका मतलब गैस लिबरेट हो रही है। ध्यान रखना, जब कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है। चलो एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, एसिड ले लो कोई सा, जैसे HCl ले लिया मैंने। HCl क्या बच्चों, एसिड है। मेटल ले लो, जिंक ले लेते हैं। चलो बताओ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये क्या है, जिंक और ये क्लोरीन, हाइड्रोजन तो निकल जाएगी बाद में इधर, है ना, लिबरेट हो जाएगी। बचा क्या, जिंक और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर एक सोल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोल्ट, जिंक क्लोराइड। तो आप देखना है आपको ये कि ये जिंक क्लोराइड क्या कैसे बनाएंगे, ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ZnCl2 बनाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक क्यों भी बहुत सारे लेंगे। ये बताओ ये क्या बनेगा, ये क्या है बच्चों, मेटल है। अब मेटल से कंफ्यूज मत हो ना कि मेटल किसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेटल है, सोडियम मेटल है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये क्या बच्चों, एसिड, ये रहा मेटल। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, यहाँ से निकल जाएगा। पहले तो बच्चों ऊपर वाला देखो, इसको बैलेंस करके बताओ। इसको बैलेंस करते हैं, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में बच्चों बताओ क्लोरीन कितना है, सॉरी पहले Zn की बात करते हैं। Zn पूरा है, Zn इधर भी एक है इधर भी एक है, ये तो सही है। लेकिन हाइड्रोजन पे आओ, हाइड्रोजन देखो प्रोडक्ट में कितना है बच्चों, हाइड्रोजन है 1। देखो हाइड्रोजन 1 ही है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन 2। लेकिन अब क्लोरीन कितना हो गया, 2, क्लोरीन 2 है, ठीक है। इस पे आओ, इसको हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4, मतलब एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और साथ में क्या बनेगा, ये तो निकल गई हाइड्रोजन गैस, और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2SO4। क्या नाम है बच्चों इसका, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। ये देखो ये सोल्ट है, ये सोल्ट है, ये सोल्ट है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लिबरेट हो रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा देखते हैं। ये बताओ HNO3 जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये एसिड है और ये मेटल है। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इधर से निकलेगा हाइड्रोजन गैस, ये तो हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएगी। ये बचा Na, तो NaNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaNO3। क्या नाम है बच्चों, सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, सोडियम नाइट्रेट। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। वो आपके लिए, आप बताओगे कि HCl है, जो वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर के साथ नहीं होता, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, या बताओगे। एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, आप बताओगे, ठीक है। चलो बताओ, देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा H2। आप कहोगे सर वहाँ तो H एक ही, यहाँ पे 2 कैसे आ गए, अब इसको बैलेंस कर लेंगे ना। आगे देखो क्या बना, Al और Cl बचा है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे AlCl3। AlCl3। आप कहोगे सर यहाँ पे 3 क्यों लगा, ये बच्चों बैलेंस के अनुसार होता है। अगर आप AlCl लगाओगे तो ऐसा कंपाउंड कभी बनता ही नहीं है, ठीक है। AlCl3 बनेगा। तो इस प्रकार आपने देखा, क्या देखा कि एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन निकालता है। सोल्ट है, हाइड्रोजन है, सोल्ट है, हाइड्रोजन, सोल्ट, हाइड्रोजन, सोल्ट, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार कंपाउंड बनता है। चलो अब देखते हैं एसिड रिएक्ट विथ, सॉरी बेस रिएक्ट विथ मेटल। ये तो एसिड का देख लिया, बेस के साथ देखते हैं कि बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। बेस, बेस पहला देख लेते हैं, NaOH। ये क्या बच्चों, ये है बेस। पहले बता देता हूँ कि बेस होता है बच्चों वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसी प्रकार का कंपाउंड बनाता है। कौन सा, साल्ट एंड हाइड्रोजन। क्या निकालता है, साल्ट और हाइड्रोजन। तो चलो एक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH। ये बेस है, और मेटल का ले लेते हैं जिंक। तो ये किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, वही साल्ट और हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन अब की बार देखो NaOZn, तो ये तीनों मिलकर कौन सा साल्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे Na2ZnO2। ये बनाएंगे, इसका क्या नाम है, सोडियम
क्या है, सोडियम, और ZnO2 इनको बोलते हैं जिंकेट। क्या बोलते हैं, जिंकेट। देखो जिंक लग रहा है तो जिंकेट हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया सोडियम जिंकेट। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पहला एग्जांपल। दूसरा एक और ले लेते हैं कि NaOH वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाएगा, वो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और साथ में क्या बनेगा, NaO। एक तो देखो 3 तो ये बच गए और एक ये बच गया, तो ये 3 चारों मिलकर क्या बनाएंगे, NaAlO2। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है बच्चों, सोडियम एल्यूमिनेट। अभी देखो जिंक जुड़ा हुआ था तब था जिंकेट, अब एल्यूमिनियम जुड़ गया है तो एल्यूमिनेट हो गया। ठीक है, एल्यूमिनेट। आप कहोगे सर, आप कहोगे कि यहाँ पे तो Na2 लगाया था, यहाँ पे N नहीं है, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पे 2 लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बैलेंस के अनुसार देखते हैं, इसका देखते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको देखते हैं। इसमें भी देखो मैंने 2 लगाया है, अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं लगाऊंगा तो ये रिएक्शन अनकम्प्लीट है। कैसे, देखो Na2ZnO2 लगाया मैंने, अगर यहाँ पे 2 ना लगाऊं तो ये गलत कैसे होगा। देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी है बच्चों, अब ये वैलेंसी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, ये अलग से टॉपिक का बड़ा हो जाएगा फिर। सोडियम की वैलेंसी होती है +1। ठीक है, तो मैंने इसको 2 लगा दिया तो क्या हो गया, +2। सोडियम का हो गया +2। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, जिंक की वैलेंसी होती है +2, तो प्लस का कितना हो गया बच्चों, टोटल 4। ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, -4। तो मतलब प्लस का और माइनस का दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाके ये जो फॉर्मूला ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखो प्लस का 4 माइनस का 4 ये बराबर हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे मैं 2 ना लगाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा तो ये 3 होगा, माइनस का ज़्यादा हो गया तो ये अनकम्प्लीट है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पे आओ, इस पे मैंने 2 क्यों नहीं लगाया, तो देखो सोडियम पे, सोडियम की कितनी हो गई +1, एल्यूमिनियम की कितनी होती है +3 होती है एल्यूमिनियम की, और इसकी पता चली गया O2 की मतलब -2, एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -4। आप देखो कितना होगा, +4 और इसका कितना होगा -4, इसलिए कट गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 2 लगाते ही यहाँ पे 1 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाता, और 5 4 हो जाता, तो ये गलत हो जाता है। बात समझ में। तो इस प्रकार होता है। तो आपने क्या देखा कि एसिड होता है वो बेस के साथ, और एसिड मेटल के साथ और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हमेशा दोनों क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये क्या है, सॉल्ट हाइड्रोजन, सॉल्ट हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये बताओ बेस, एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या, चलो बताओ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, नॉन मेटल लिख दूँ तो कोई सा भी, जैसे एसिड है HCl और नॉन मेटल लिख देता हूँ ऑक्सीजन, तो क्या ये रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, और याद रखना एसिड और बेस, चलो बेस भी ले लेते हैं, ये लो, तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, यानी एसिड कभी भी नॉन मेटल के साथ या बेस कभी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता, इसका रीजन समझ लो क्यों नहीं करता। एसिड और बेस हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये हमेशा नॉन मेटल के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता। इसका रीजन ये है, देखो आपको बता दूं इसका रीजन क्या है बच्चों, देखो HCl है, जब इसको पानी में डालोगे तो ये आयनों में टूट जाता है H+ और Cl-। ठीक है, ये क्या करता है, इसके ऊपर माइनस कैसे आया और इसके ऊपर प्लस कैसे आया, देखो जब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। ध्यान से सुनो, कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, लेता है, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो इसने हाइड्रोजन ने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके ऊपर प्लस आ गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर माइनस आ गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन बनाने के लिए ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन मिलकर, देखो अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये,
क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और इसमें यही तो होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी किसकी होती है, नॉन मेटल। अरे नॉन मेटल तो खुद इलेक्ट्रॉन लेता है, मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बताओ इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल तो खुद इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो इसको कौन देगा, मेटल देगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ नहीं करता। नॉन मेटल तो खुद इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसको क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन देता है, मेटल देता है। इसलिए मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा टॉपिक है 5th वाला, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलो एसिड होता है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। चलो पहले एसिड लिख देते हैं। एसिड, चलो मैं बता देता हूँ, एसिड कभी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, एक तो बनाता है सोल्ट, एक बनाता है वाटर, और साथ में बनाता है CO2 गैस। और जब गैस निकलती है तो एरो का चिन्ह लगाते हैं, ये बनता है हमेशा। एसिड कभी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट, वाटर और CO2 गैस निकालता है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, एसिड ले लेते हैं HCl, और मेटल ले लेते हैं Na। कार्बोनेट का मतलब होता है बच्चों CO3, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, तो ये बनाएगा Na2CO3। तो ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट। आप कहोगे सर यहाँ पे 2 क्यों लगा, ये बच्चों इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग लगा। चलो बता देता हूँ, Na और CO3, Na की वैलेंसी होती है +1 और CO3 मतलब कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। तो आपने सीखा होगा 9th क्लास में, ये Na के ऊपर इसकी वैलेंसी Na के ऊपर चली जाती है Na2, और इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाती है, तो CO3 यहाँ पे एक वैलेंसी, तो कोई मतलब नहीं बनाने का, लिखने का यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया मेटल कार्बोनेट। तो ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट। सोल्ट कौन सा बनेगा, चलो सोल्ट को बाद में बात करेंगे, पहले हम CO2 की बात करते हैं। CO2 निकालो यहाँ से, CO2 निकाल दिया। CO2 निकालते ही बच्चों यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, Na और Cl बच गया, Na और Cl बच गया, तो ये सोल्ट के रूप में निकल जाएगा NaCl। तो आपने देखा ये क्या क्या बना, ये सोल्ट बन गया, ये वाटर निकल गया, और ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंपाउंड बनता है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। देखो रिएक्टेंट में इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट में देखो आप हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन मेरे को तो एक ही दिख रहा है। अब प्रोडक्ट में आओ, हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 2 है और इधर 1 है, तो दोनों साइड बराबर करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराते ही हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी ध्यान दो, क्लोरीन कितना है 2, इधर क्लोरीन 2 है, इधर आओ क्लोरीन, इधर तो 1 ही है क्लोरीन, देखो Cl 1 ही है, तो यहाँ पे नहीं लगाना है, हमेशा यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो Cl 2 हो गया, इधर देखो, इधर H2 है, इधर H2 है, सही है, इधर Cl 2 है, इधर Cl 2 हो गया, देखो Cl 2 से मल्टीप्लाई Cl 2 हो गया। अब आओ सोडियम पे, सोडियम कितना है 2, इधर सोडियम कितना हो गया 2, CO3 यानी कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3, तो एक तो ये रहा ऑक्सीजन, 2 ये रही ऑक्सीजन, तो 3, ये बैलेंस हो गया है। तो आपने देखा कि एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर और हाइड्रोजन। ये आपके लिए एग्जांपल एक कि H2SO4, अब की बार मैंने एसिड चेंज कर दिया। ठीक है, H2SO4 और Na2CO3, ये बताओ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। ठीक है, आप पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी, पहले तो
CO2, एक O बच गया यहाँ पे, एक O बच गया ना, CO2 3 है यहाँ पे, एक बच गया है। ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा H2 के साथ, तो क्या बनाएगा H2O, ठीक है। ये हो गया, ये हो ही गया, अब ये बच गया तो ये बनाएगा Na2SO4। क्या नाम है बच्चों, Na2SO4। क्या है इसका नाम, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, SO4 को क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो क्या हो गया ये, सोडियम सल्फेट। आई बात समझ में। तो आपने देखा कि जब एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है, सोल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये एक्टिविटी में जरूर क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अब बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखो साथ में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो है, इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा। एसिड है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ठीक है। चलो एसिड ले लेते हैं HCl, और मेटल मतलब Na हो गया मेटल, हाइड्रोजन मतलब H, और कार्बोनेट मतलब CO3। तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट, सॉरी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है बच्चों बेकिंग सोडा। तो ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, वही बनेगा, हमेशा वो बनता है सोल्ट वाटर और हाइड्रोजन, सॉरी CO2 गैस। तो CO2 निकाल देते हैं, क्या बचा, देखो CO2 निकाल दो यहाँ से, CO2 तो एक O बच गया। अब एक O इधर रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या निकालेगा H2, ठीक है। अरे एक ये रहा H, एक ये रहा H, तो 2 H हो गया और ऑक्सीजन, और साथ में क्या बचा NaCl, तो ये बनाया NaCl। तो यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा कि जब एसिड है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट वाटर और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब आपने देखा कि ये जो CO2 गैस है बच्चों, ये जो CO2 गैस है ये हम लाइम वाटर के अंदर फ्लो कराएं। अब लाइम वाटर क्या होता है, फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बच्चों लाइम वाटर, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है कलरलेस, ठीक है। अगर इस CO2 गैस को हम कलरलेस लाइम वाटर के अंदर CO2 गैस को फ्लो कराएं तो जो कलरलेस है लाइम वाटर, इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, मिल्की। तो क्या बना, CaCO3। क्या बन जाएगा बच्चों, CaCO3, CO3 कैसे, CO2 ये रहा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, देखो O2 2 ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन, ऐसे है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा तो CO3 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन बच गया है वो वाटर के साथ लग जाएगा, H2 के साथ लग जाएगा, तो क्या बनाएगा, वाटर। तो ये बन जाएगा। तो जब कलरलेस लाइम वाटर के अंदर आप CO2 गैस को फ्लो कराओगे तो कलरलेस लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, यानी कलरलेस चेंज हो जाएगा मिल्की में। मतलब क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या होता है इनसोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल इन वाटर। ये जो ये बना है कंपाउंड, ये पानी के अंदर इनसोल्युबल होता है। आई बात समझ में। अब आप क्या करोगे, एक्सेस लगातार और फ्लो कराओगे इसके अंदर। CO2 आपने एक बार फ्लो कराई तो इसका कलर मिल्की हो जाएगा। आप फिर और फ्लो कराओगे इसके अंदर CaCO3 प्लस वाटर के अंदर, ये तो बना था प्रोडक्ट के रूप में। आप इसके अंदर CO2 गैस और लगातार फ्लो कराते जाओगे तो क्या बनेगा, CO3 का होल ट्वाइस ये बनेगा, और ये क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। तो आपने देखा कि जब एसिड है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सोल्ट वाटर और CO2 निकालता है। तो सोल्ट के रूप में NaCl निकाला जब HCl ने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया। फिर ये जो CO2 आपको मिला है, इस CO2 की रिएक्शन यानी जो ये CO2 है हम ये लाइम वाटर के अंदर फ्लो कराए तो इस कलरलेस लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैसा होता है, इनसोल्युबल होता है, पानी के अंदर घुलता नहीं है।
फिर आप इसी सॉल्यूशन के अंदर लगातार और CO2 को फ्लो कराओगे तो ये कंपाउंड बनेगा और जो ये क्या होता है पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। तो ये बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलो ये बताओ, एसिड की ही हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो बेस के साथ क्यों नहीं करवाई। ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेस, मैं ऐसे लिख दूँ बेस है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बेस है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या ये बनाएगा, नो रिएक्शन होने वाली है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, इसका मतलब हुआ कि बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ध्यान सुन लो, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन carbonate do not react with बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। कौन, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कभी भी किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है बच्चों। किस नेचर का, बेसिक नेचर का। ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। ये खुद बेसिक नेचर का है और ये कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ बेस डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। याद रखना, बेस कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है और एसिड भी कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट खुद बेसिक नेचर का होता है, तो ये बेस के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि बेस कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, न ही एसिड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो आपने सीखा होगा, 8th क्लास में आया होगा। 6 नंबर का टॉपिक है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब एसिड होता है और वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन। ये चलो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं पहले आपको। एसिड एंड बेस react with each other, give salt and hydrogen gas। ठीक है, सॉरी salt and water क्या देते हैं, salt and water देते हैं। जब एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, साल्ट एंड वाटर देता है। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एकदम सिंपल है। एसिड एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड का HCl, क्या ले लेते हैं HCl, बेस का ले लेते हैं NaOH। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से तो क्या बनाएंगे, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर क्या निकालेंगे, H2O और साथ में क्या बनेगा, NaCl। सॉल्ट के रूप में क्या बनेगा, NaCl बन गया। ठीक है, चलो ये बताओ, एक एग्जांपल तुम्हारे लिए है H2SO4 जब KOH के साथ रिएक्ट करता है, ये बेस है ये एसिड है, तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा आप खुद बताओगे। इसको सोल्व पोज करके आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो वाटर निकालेगा, यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। बैलेंस कर लेंगे हम, आप कहोगे सर यहाँ पे तो H3 हो गया, बैलेंस कर लेंगे हम बाद में। ठीक है, और क्या बन गया KSO4, तो क्या बन गया ये K2SO4। अभी आप कहोगे सर यहाँ पे तो K था, यहाँ पे 2 क्यों लगा दिया, ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है। कैसे, देखो पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है और सर SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -2। कितनी होती है, -2। और
ये बच्चों ये 9th का टॉपिक है, ये यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बता सकता। अगर आप चाहते हो इसको डिटेल से बताओ, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, ये फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके लिए आप अलग से मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। आप इस कमेंट करोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। देखो क्या बनेगा, K2 इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी K2, और इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी SO4 प्लस 1 लगाते नहीं है, 1 कभी लगाते नहीं है, तो क्या बन गया K2SO4। तो ये बन गया। तो आपने देखा कि जब एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट और वाटर निकालता है, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है ये। इसके बाद में हमारा टॉपिक है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। सेवन टॉपिक आ गए बच्चों, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जब एसिड है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, वो हमेशा बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। किस प्रकार का कंपाउंड, सॉल्ट और वाटर बनाता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। पहले तो एसिड ले लेते हैं, एसिड की जगह ले लिया मैंने HCl, एग्जांपल HCl। और मेटल ले लेता हूं मैं, आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है पहले वही ले लेते हैं। मेटल मतलब Cu कॉपर, और जिसके ऑक्सीजन जुड़ जाए लास्ट में तो उसका ऑक्साइड हो जाता है, तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ। तो ये किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, सोल्ट और वाटर बनाएगा। तो देखो यहाँ पे H और यहाँ पे O, ये दोनों मिलकर, वैसे तो आप कहोगे तो वाटर में तो H2O होता है, इसको बैलेंस करने के, चलो इसको बैलेंस कर ही लेंगे आज, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से H और यहाँ से O, ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे, और ये बन गया CuCl2। बच्चों आपको बता दूँ ये ब्लैक कलर का होता है, किस कलर का, ब्लैक कलर का। जब ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को, जब ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को आप HCl में डालोगे तो उस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड का कलर चेंज हो जाएगा। कैसा, क्या बन गया, CuCl2, CuCl2 बन जाएगा। और इसका कलर कैसा है, यह है ब्लू ग्रीन कलर। किस कलर का है ये, ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। आपने देखा कि जब एसिड है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, सोल्ट और वाटर बनाएगा। अब ये सोल्ट कॉपर क्लोराइड बना है। पहले कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा था, ब्लैक कलर, फिर चेंज हो गया ब्लू ग्रीन कलर में। चलो आपके लिए एक एग्जांपल है, HCl कॉपर ऑक्साइड, अब की जगह मेटल ऑक्साइड दूसरा लेते हैं, Na2O लेते हैं। अब NaO क्यों नहीं लिखा मैंने, वैलेंसी के अनुसार। चलो एक बार इसका भी बता देता हूँ, ठीक है। Na की वैलेंसी अभी मैंने बताया +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ठीक है। चलो Na2, इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके पास आ जाएगी, तो O बन गया। आप कहोगे सर इसका देखो, इसका देखो, कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, कॉपर की कितनी होती है, +2, और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो देखो +2 से -2 कट गया, तो ये बच गया CuO। आई बात समझ। तो इसका आप बताओ कि इसका सोल्ट क्या बनेगा, वाटर तो बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, ऊपर वाले को बैलेंस करो एक बार, मैंने बताया था बैलेंस करेंगे, ठीक है। चुप करो। हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 1 है, प्रोडक्ट में हो हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करो, इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे, दोनों साइड हाइड्रोजन 2-2 करना है, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन 2 गया, देखो 2H, हाइड्रोजन 2 गया, ठीक है। लेकिन क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितना है, Cl2 है, क्लोरीन पहले से सेट हो गया। चलो कॉपर पे आओ, कॉपर कितना है, 1, कॉपर इधर आओ, कॉपर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस हो गया। इसको रिएक्शन आप करके बताओ, ये आपके लिए छोड़ा था, ये रिएक्शन आप खुद करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मत लगा देना एरो, क्योंकि वाटर कभी भी लिबरेट नहीं होता है,
ठीक है, गैस होती ना तब आप एरो का चिन्ह लगाओगे ऐसे, वरना नहीं लगाओगे। चलो आप बताओ, कर लिए होंगे, नहीं करे तो मैं बता देता हूँ। देखो H और O मिलकर H2 निकाल दिया और क्या बन गया NaCl। क्या बन गया NaCl सोल्ट के रूप में बनेगा। अब ये बताओ एसिड मेटल ऑक्साइड है, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं बेस है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो ये रिएक्शन होगी, एसिड हमेशा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। लेकिन बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता। चलो आपको हिंट दे देता हूँ, मेटल ऑक्साइड होता है बच्चों वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। चलो आप बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मेटल ऑक्साइड वो बेसिक नेचर का होता है, अभी रिएक्शन होगी नहीं होगी, नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, इसका रीजन भी आप बता सकते हो। बेस कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो याद रखना बेस आपको कंफ्यूज करने के लिए बेस मेटल ऑक्साइड दे दे और बेस दे दे और रिएक्शन पूछे आपको क्या बनेगा, तो वहां पे आपको नो रिएक्शन लिखना, रीजन बताना, बेस रिएक्शन नहीं करता बेस के साथ। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों एसिड रिएक्ट विद मेटल। अगला टॉपिक है बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल। अब देखो बेस है वो नॉन मेटल के साथ करता है, किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ तो करेगा नहीं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, किस नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है। यही लिख देता है एर्थ वाला। एर्थ वाला टॉपिक यहीं लिख देते हैं, कौन सा, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बताओ कौन सा कंपाउंड बनेगा। चलो बेस याद रखना, बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, वही बनाएगा सॉल्ट और वाटर। क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, बेस का एग्जांपल ले लेते हैं अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे पानी में डालने पर OH माइनस आयन दें तो वो क्या है, बेस है, किसके अनुसार, ओरिनियस के अनुसार। नॉन मेटल ऑक्साइड भी बात करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या ले लेते हैं, CO2। याद रखना कार्बन को हमेशा नॉन मेटल माना जाता है, और नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। अगर सोडियम के साथ जुड़े ऑक्सीजन तो ये मेटल ऑक्साइड हो गया, क्योंकि सोडियम क्या है, एक मेटल है, लेकिन कार्बन क्या बच्चों, एक नॉन मेटल है, तो ये है CO2। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये है बच्चों नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ किस प्रकार बनाएगा कंपाउंड, चलो देखते हैं। वाटर बनाएगा, बिल्कुल वाटर बनाएगा। देखो क्या बनेगा, यहाँ पे O कितना है बच्चों, O2O है और 2 ही H है, मतलब O 2 है और 2 ही H है। ठीक है, तो यहाँ पे एक O है वो इसके साथ लग जाएगा, इसके साथ, तो CO3 हो जाएगा। तो CaCO3 हो जाएगा, और एक O जो बचा है वो इस वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो ये बन गया बच्चों CaCO3 और साथ में वाटर। आई बात समझ में। चलो अगला एग्जाम्पल आपके लिए, आप खुद करोगे कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। आपको बता दूं सल्फर, सल्फर क्या बच्चों, नॉन मेटल है। अब आप खुद रिएक्शन करा के बताओगे मेरे को क्या बनेगा। CaOH की रिएक्शन, अब की बार मैंने SO2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। तो ठीक है, रिएक्शन कराओ और मुझे बताओ कि किस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। रिएक्शन हो तो गई नहीं है, होगी नहीं होगी, होगी। बेस है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो बताओ किस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, वही बनेगा। देखो यहाँ पे O कितना है, 2 है, H कितना है, 2 है, तो एक O इसके साथ चला जाएगा तो SO3 हो जाएगा ये। तो CaSO3 और साथ में एक O बचा है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर निकालेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फाइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम सल्फाइड। तो ये आपने देखा
कि जब बेस है वो हमेशा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सोल्ट वाटर निकालता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि क्या नॉन मेटल ऑक्साइड है, एग्जांपल नॉन मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे बेस की जगह आपकी बार मैंने एसिड लिख दिया, तो क्या रिएक्शन होगी? यस और नो? रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। रिएक्शन नो रिएक्शन। रीजन बताओ नो रिएक्शन का? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का? एसिडिक नेचर का। और एसिड कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। याद रह जाएगा? क्या याद रह जाएगा आपको कि मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। बेसिक इन नेचर। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। इसके बाद में हमारा टॉपिक कौन सा आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इस टॉपिक को बच्चों, इसके आगे वाले टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।